नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12 पहला पाठ जीवों में जनन। तो अभी तक हमने देखा जनन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और हमने देखा जनन को कितने भागों में बांटा गया है। जनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो हमने पहले भाग में अलैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ा और उसके कुछ भाग छूटे थे जिसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक, देखिए प्रश्न उठता है, बंगाल का आतंक क्या है। बंगाल में जलकुंभी को पहले लगवाया गया और बाद में इसे तोड़ना पड़ा, क्योंकि यह बारिश के पानी को शोषित करने की क्षमता को कम कर देता है और बारिश का पानी बाढ़ के रूप में एक बड़ा खतरा बन जाता है तथा जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है या नहीं मिलने पाती है। क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास एक जलाशय है, अब यहाँ पर यह पौधा अपना विकास कर लिया, तो आप बताइए यहाँ पर जल है और जलीय जीवन है और ये वातावरणीय ऑक्सीजन है। जब ये पौधा ग्रो कर लिया, विकास कर लिया, तो क्या होगा, वातावरण का और जलीय जीवों मतलब जल का जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है, संपर्क है, वह कट जाता है। जब कट जाता है तो जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये जीव मरने लगते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। अब प्रश्न आता है कि बंगाल का आतंक क्या है, तो आप कहेंगे जलकुंभी। देखिए जलकुंभी, यही है जलकुंभी, भूस्तारिका या जलकुंभी। तो इसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है इकॉर्निया और इसे वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। तो हमने ये देखा। उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि बंगाल में यह आतंक के रूप में फैला हुआ है, इसलिए हम इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने क्या किया, इनको पहले लगवाया और बाद में तोड़वा दिया। जब तोड़वाया तो प्रत्येक टूटे हुए भाग से नए जलकुंभी के पौधे का निर्माण हुआ, जिसके कारण जब नए जलकुंभी के पौधे का निर्माण हुआ तो जिसके कारण ये बंगाल से या और जगह से आए और छोटे छोटे नदियों, जलाशय, तालाबों में पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये अपनी संख्या को लगातार वृद्ध किए और वृद्ध करने के बाद यहाँ पर भी छोटे छोटे जलाशय, झील आदि में अपने आतंक को काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। अब इससे यह देखा गया कि यह एक आतंक के रूप में उगने वाला अनवांटेड प्लांट मतलब अनचाहा, जो किसी काम का ना हो, फालतू खरपतवार हो, उसे अनवांटेड ब्रीड या पौधा कहते हैं। तो अनवांटेड प्लांट क्या है, यहाँ पर वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी है। तो हमने देखा जलकुंभी। अब देखिए जलकुंभी वर्धी जनन करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उसके लिए प्रजनन अंग कहाँ से निकलते हैं। तो हम जानते हैं कि जलकुंभी में कलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? कलिकाएँ या बड होती हैं, जहाँ पर यह कलिकाएँ प्रायः कहाँ से निकलती हैं? कलिकाएँ प्रायः नोड से निकलती हैं। कहाँ से? नोड से निकलती हैं। अब प्रश्न उठता है कि नोड क्या है। तो देखिए, ये मान लेते हैं एक पौधा है, पत्ती यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल रही है। ये मान लीजिए पत्ती है, ये मान लेते हैं पत्ती है। तो यहाँ से मान लीजिए क्या बन रहा है, आपका पत्ती बन रही है। तो देखिए, जहाँ से पत्ती निकलती है, पौधे के तने का वह स्थान जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम नोड कहते हैं। तो एक नोड ये हो गया और ये एक नोड ये हो गया, नोड।
तो पौधे के तने पर वह भाग या वह स्थान जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। दो पत्ती या दो नोड के बीच को हम क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। तो हमको समझ में आया कि नोड और इंटर नोड क्या होता है। तो इसी नोड पर बड निकलती है। बड मतलब कलिका निकलती है और कलिका के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। तो हमने देखा वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी, इसे हम बंगाल का आतंक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफिलम में पत्ते के किनारे अनेक सूक्ष्म पत्ती की तरह रचनाएं मिलती हैं। देखिए, ये ब्रायोफिलम है। क्या है? ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। अब देखिए, पत्ती के किनारे कई पत्ती की तरह रचनाएं मिल रही हैं। ये एक पत्ती है, पत्ती के किनारे यहाँ पर पत्ती की तरह रचना है, यहाँ पर पत्ती की तरह रचना है, यहाँ पर पत्ती की तरह रचना है, यहाँ पर भी पत्ती की तरह रचना है। तो ब्रायोफिलम में हमने क्या देखा कि पत्ती की तरह कई संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो हमने इसको देखा। अब देखिए, जब संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। इसको हम टेम्परेरी ऐसे समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ब्रायोफिलम की पत्ती है, यहाँ पर पत्ती की तरह संरचनाएं मिलेंगी आपको, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बड कहेंगे। तो ये हमको समझ में आया। और इसी के द्वारा या इसी से क्या होता है? इसी से नए पौधे का विकास होता है। ब्रायोफिलम टूटीपोटेंसी का अच्छा उदाहरण है। टूटीपोटेंसी का यह मतलब है कि एक कोशिका से पूरे पौधे का विकास हो जाना। एक कोशिका से नए पौधे या पूरे पौधे का विकास हो जाना टूटीपोटेंसी कहलाता है। तो हमने इसे देखा। आज के समय में किसान अच्छी प्रजाति वाली किस्मों के लिए या किस्मों के उत्पादन के लिए कई प्रकार के प्रक्रम को अपना रहा है। पुनः ध्यान दें, आज के समय में किसान अच्छी प्रजाति वाली फसलों के उत्पादन के लिए कई प्रकार के प्रक्रम को अपना रहा है। जैसे एक पौधे के तने को दूसरे पौधे के तने में काट कर लगा रहा है या फिट कर रहा है। जैसे एक पौधे के तने को दूसरे पौधे के तने में काट कर लगा रहा है या फिट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कलम कहते हैं। और इसके द्वारा संकरित पौधा बनता है। जैसे एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। ये कैसा? सामान्य पौधा है और ये कैसा है? उन्नतशील पौधा है। कैसा है? ये सामान्य पौधा है, सामान्य पौधा और ये उन्नतशील है, उन्नतशील पौधा है। तो हमने ये देखा उन्नतशील पौधा। तो क्या किया गया कि सामान्य पौधे को यहाँ से काट दिया गया और इसको भी यहाँ से काट दिया गया। अब क्या किया गया कि सामान्य पौधे में देखिए, सामान्य पौधे को मान लीजिए यहाँ से काट दिया गया और इसको यहाँ से काट दिया गया। तो इस पौधे के इतने भाग को यहाँ पर ला करके जोड़ दिया गया। इस पौधे के इतने भाग को यहाँ पर ला करके जोड़ दिया गया, इसे हटा दिया गया। जब इसे हटा दिया गया तो ये आके इस पे जुड़ गया। अब इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो हमने यह देखा। यह प्रक्रम किस में मिलता है? यह प्रक्रम गुलाब में, आम में व कई प्रकार के पौधों में मिलता है, या इसे हम कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया, अब आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा भी देखा गया कि जब पौधों को अनुकूलतम अवस्थाएं मिलती हैं, ऐसा देखा गया कि जब पौधों को अनुकूलतम अवस्थाएं मिलती हैं तब वे अलैंगिक जनन करते हैं। जब पौधों को अनुकूलतम अवस्थाएं मिलती हैं तब वो क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। किंतु जब प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं तब ये लैंगिक जनन करने लगते हैं। अतः लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, या आप कहेंगे अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों के सामना करने के लिए
हुआ है। उच्च कोटि के पौधों में या उच्च कोटि के पौधे को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार की संभावना है, अर्थात वे पौधे दोनों प्रकार की जनन को संपन्न कर सकते हैं। तो हमने ये देखा। अब ये हम देखेंगे कि वे पौधे क्या करेंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कर सकते हैं। जब पौधे को लैंगिक जनन करना होगा और वातावरणीय अनुकूलतम अवस्थाएं होंगी तब वह लैंगिक जनन करेगा, किंतु जब प्रतिकूल अवस्थाएं होंगी तो वह अलैंगिक जनन करने लगता है। तो हमने ये देखा, जंतु सर्वाधिक विकसित प्राणी है। हम क्या जानते हैं, एनिमल जो होता है वह सर्वाधिक विकसित प्राणी होता है। और यह भी देखा गया है कि जैव विकास जैव विकास में लैंगिक जनन को अधिक बढ़ावा मिला है, क्योंकि यह विविधता को दर्शाता है। सुनिए, और यह भी देखा गया है कि लैंगिक जनन को अधिक बढ़ावा मिला है क्योंकि यह विविधता को दर्शाता है। तो हमने इसको देखा, और विविधता के कारण आपको नई प्रकार के अलग अलग संतानें या अलग अलग जीव मिलेंगे। अब हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि आपके यहाँ मान लीजिए 2 आम के पेड़ हैं। एक आम का पेड़ जो है उससे जो फल मिलता है थोड़ा खट्टा होता है और एक से मीठा आम होता है। आपने दोनों के पौधों को लेकर संकरण कराया तो एक नया आम बना जिससे कलमी आम कहते हैं। उसमें क्या होगा, दोनों का गुण मिलेगा। तो इस प्रकार जो लैंगिक जनन होता है ये क्या है आपका, ये अलैंगिक जनन है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसके द्वारा बनी संतानों में वेरिएशन या विभिन्नता देखने को मिलती है, तो जिसके कारण उनके आकार, स्वभाव आदि में विभिन्नता पाई जाती है। अभी तक हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। तो आइए हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इस जनन के लिए एक जैसी अथवा एक ही प्रजाति, इस जनन के लिए एक जैसी या एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग लिंग वाले अर्थात नर व मादा आपस में मिलकर गैमेट का निर्माण करते हैं। देखिए, जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक गैमेट बनेगा, यहाँ पर एक गैमेट बनेगा। ये होगा क्या, मेल गैमेट, और ये होगा फीमेल गैमेट। तो क्या कहा गया कि इस प्रकार के जनन में एक जैसे और एक ही जाति के अलग अलग लिंग वाले अर्थात नर एवं मादा जीव आपस में मिलकर के जनन करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप गैमेट का निर्माण होता है। ये गैमेट बनने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। हम जानते हैं ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो द्विगुणित कोशिका जाइगोट बनेगी। यहाँ पर लिखा रहता है 2n, द्विगुणित, इसे हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं, कोशिका। और यह क्या है, यहाँ पर यन, इसे हम अगुणित कोशिका कहते हैं। तो वो हो गया द्विगुणित और ये क्या हो गया, अगुणित कोशिका। तो हमने इसको देखा। इसके बाद क्या बनता है आपका, द्विगुणित कोशिका बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो आपने यह देखा। उसके बाद आप बताएंगे कि जब इसका निर्माण होता है तो अलैंगिक जनन में यह प्रक्रम नहीं देखने को मिलता। अलैंगिक जनन में यह प्रक्रम देखने को नहीं मिलता। यह अलैंगिक जनन की तुलना में जो लैंगिक जनन है आपका, जो लैंगिक जनन है वह अलैंगिक जनन की तुलना में बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है और धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में बड़ी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसे हम अलैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। और एक बात ध्यान दें कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान
उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान, ध्यान से सुने, लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो एक बात ध्यान देंगे, हमने इतना देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह अपने किसके द्वारा? पेरेंट के समान नहीं होती हैं। पुनः ध्यान दें, लैंगिक जनन द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह अपने पेरेंट के समान नहीं होती हैं, किंतु अलैंगिक जनन द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह अपने पेरेंट के या जनक के समान होती हैं। तो हमने इसको देखा। नोट IMP, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्रजातियों की जैविक अवधारणा, प्रजातियों की जैविक अवधारणा। इसे किसने दिया? इसे दिया अर्नस्ट मेयर। तो पुनः ध्यान दें, प्रजातियों की जैविक अवधारणा, तो इसे किसने दिया? अर्नस्ट मेयर ने दिया। अब प्रश्न उठता है कि यह क्या होता है? इन्होंने बताया कि दो अलग अलग प्रजातियां आपस में जनन नहीं कर सकती। इन्होंने बताया कि दो अलग अलग जातियां या प्रजातियां आपस में जनन नहीं कर सकती। यदि जनन कर भी सकती हैं या जनन हो भी गया है तो संतान उत्पन्न नहीं होती है। जो संतान होती है वह डिस्ट्रॉयल होती है। तो इन्होंने इस बात को दिया। तो आप कहेंगे वैज्ञानिक अर्नस्ट मेयर ने क्या किया? प्रजातियों की जैविक धारणा को दिया। इस धारणा के अनुसार दो प्रजातियां आपस में लैंगिक जनन नहीं कर सकती हैं। अगर किसी प्रकार से लैंगिक जनन हो भी गया तो उसके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होगी या संतान डिस्ट्रॉयल होगी। तो हमने क्या देखा? अर्नस्ट मेयर के सिद्धांत को देखा। अब हम कहेंगे कि पादप जंतु और कवक में जब उनका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि बाह्य आकार की और आंतरिक संरचनाओं में और शरीर की क्रिया विज्ञान में भले ही वे हमसे अलग हों या मानवों से अलग हों, लेकिन जो प्रजनन का तरीका है या प्रजनन के निकट की बात करते हैं तो क्या होते हैं? लगभग एक ही जैसी अवस्था को दर्शाते हैं। पुनः ध्यान दें, पादप में, जंतु में और कवकों में यदि हम अध्ययन उनका करें तो बाह्य संरचना में, बाह्य आकारिकी में, आंतरिक संरचना में और शारीरिक क्रिया विज्ञान संरचना में भले ही वे भिन्न हों, किंतु यदि हम लैंगिक जनन के लिए एक दूसरे की बात करते हैं तो वह निकट हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं। क्योंकि वह भी गैमेट का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा युग्मक बनता है। तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के निकट आते हैं और वे भी एक ही पैटर्न को अपनाते हैं जैसा कि मनुष्य या अन्य जंतु करते हैं। तो आइए अब हम इन पैटर्नों की चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तथा परिपक्वता अवस्था तक पहुँचते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि करते हैं और एक निश्चित वृद्धि करने के बाद परिपक्वता या मैच्योर अवस्था तक पहुँचते हैं। इसके बाद ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसके बाद ही
वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है। तो हमने इसको ध्यान दिया। तो आप कहेंगे कि किशोरावस्था और जो पादपों में वृद्धि का यह काल क्या कहलाएगा? कायिक अवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायिक अवस्था कहलाएगा। तो जंतुओं में यह अवस्था किशोरा अवस्था और वनस्पतियों में कायिक अवस्था कहलाती है। तो हमने इसको देखा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किशोरावस्था या कायिक अवस्था क्या होती है। आप कहेंगे कि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जब जनन का आरंभ होता है। देखिए, जैसे ही किशोरावस्था का शुभारंभ होगा वैसे ही जनन के लिए जनन अंग क्रियाशील हो जाएंगे तो और जनन प्रक्रम होने लगेगा। देखिए, उच्च पादपों में यह आसानी से देखा जा सकता है। जब उसमें फूल आने लगते हैं। क्या होता है? जब उसमें फूल आने लगते हैं। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं जैसे धान है, गेहूँ है, गेंदा है आदि प्रकार के जो पुष्प हैं उसमें फूल निकलने लगते हैं। अब ध्यान से देखिए और इस बात को सुनिए कि किसी पुष्प में पुष्प निकलने में कितना समय लगता है। पुष्प को निकलने में कितना समय लगता है, यह अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो हमने इसको देखा कि किसी पुष्प में पुष्प निकलने का समय क्या होता है, यह अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। और उसके बाद देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्पन क्रिया को करते हैं और उसके बाद वे पौधे हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन क्रिया को या अनेकों बार पुष्पन क्रिया को संपन्न करते हैं। तो हमने इसको देखा। और एक बात ध्यान दीजिए, मनुष्य में जो किशोरावस्था होती है उसमें प्रजनन की जो अवस्था आती है उसमें क्या होता है? दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं, आवाज़ भारी होने लगती है, मादाओं में स्तनों का विकास होने लगता है और इसके साथ ही साथ जनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं। और पौधों में यह नहीं होता है, यह जंतुओं में देखा गया है। साथ ही साथ मासिक चक्र या मंथली साइकिल का भी शुभारंभ या शुरुआत हो जाता है। तो आज हमने देखा अलैंगिक जनन का समापन किया, लैंगिक जनन को हमने पढ़ा और लैंगिक जनन में हमने देखा कि इसकी शुरुआती अवस्थाएं क्या होती हैं। मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, वृद्धि अवस्था, किशोरावस्था, एक आता है विकास अवस्था। ध्यान से देखिएगा, विकास अवस्था, किशोरावस्था और वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि ये लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो 12 साल में एक बार पुष्पन क्रिया करते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनन के लिए कौन कौन अंग आवश्यक हैं, कैसे क्या होता है जनन, पौधों में जनन के लिए क्या कैसे अंग आवश्यक हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ओवम क्या है, स्पर्म क्या है आदि को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, जो न समझ में आए उसे आप क्लियर करिए। धन्यवाद।